हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आप पा सकेंगे। तो देख लेते हैं आज कौन सा क्वेश्चन पेपर हमने लिया है। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है 27 दिसंबर 2021 का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस हम आज इसमें करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आई डी, टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है कॉलोनियल पीरियड से। औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वर इंस्ट्रूमेंटल इन। तो हमसे पूछा गया है जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पर जो मंदिर में प्रवेश वाले जो आंदोलन थे, इसमें मतलब इन्होंने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 है समाज के भीतर प्रचलित जातिगत पूर्वाग्रहों को उजागर करना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उस टाइम पर जो जाति को लेकर के बहुत ज़्यादा जो प्रीजुडिसेस थे उनको इसने क्या किया, चैलेंज किया और उसको मतलब एक तरह से उजागर किया कि जो जाति के आधार पर है किस तरह की मान्यताएं हैं। क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी होती थी जो उस टाइम पर नीची जाति कही जाती थी। तो उन जातियों को क्या था कि जो मंदिर में एंट्री थी उनकी हम कह सकते हैं वर्जित थी, मतलब वो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक तरह से ये माना जाता कि वो नीची जाति से हैं तो वो पवित्र नहीं है इसके लिए एंट्री के लिए। तो एक तरह से इस मंदिर में प्रवेश वाले जो आंदोलन थे उन्होंने समाज के भीतर जो प्रचलित जातिगत पूर्वाग्रह थे उनको उजागर किया कि किस तरह से जाति के आधार पर पूर्वाग्रह बने हुए हैं लोगों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो नारा है किसने दिया, और ये आपको सभी को पता होगा। ये अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि बर्थ जब हमारा होता है, जन्म जब हमारा होता है तो उसी के साथ ही हमारा ये अधिकार हमें मिल जाता है और हम इसे लेकर के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल को वापस लाने का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? तो इसका हमें रीज़न बताना है क्यों भारतीयों ने इसका विरोध किया इल्बर्ट बिल को वापस लेने का। देखो क्योंकि ये जो बिल आया था ये वापस ले लिया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। लेकिन जब ये वापस ले लिया गया तो फिर भारतीयों ने विरोध किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय रवैये पर प्रकाश डाला। इट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। देखो जो इल्बर्ट बिल आया था ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इल्बर्ट ने ये पेश किया था 1883 में। तो इन्हीं के नाम पर ये इल्बर्ट बिल इसका नाम पड़ा और ये मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामले पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। यानी कि जो अंग्रेज अपराधी होंगे उनके मामलों पर, मतलब जो अपराध भी होंगे उनसे रिलेटेड, जो अंग्रेजों से रिलेटेड अपराध होंगे उसमें भारतीय जज सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था, ये उससे रिलेटेड था। तो अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था। जब ये बिल आया था तो इसमें कहा गया कि भारतीय भी सुनवाई करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा था कि जो अंग्रेज का केस है वो अंग्रेज ही लड़ेगा, मतलब अंग्रेज ही उसके लिए जज होगा। लेकिन जब ये बिल आया तो उसमें जो भारतीय जज थे उनको भी परमिशन मिली। अब देखो जब भारतीयों को परमिशन मिल गई अंग्रेजी मामलों में सुनवाई के लिए, तो ये क्या करेंगे, अंग्रेज तो उसका विरोध ही करेंगे क्योंकि जब ऐसा पहले नहीं था और क्योंकि वो भारतीयों को कुछ समझते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इस टाइम पर फिर इस बिल का विरोध किया था। अब क्योंकि इसका विरोध किया, तो इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं चाहते थे। अब अंग्रेजों ने विरोध किया तो इस बिल को वापस ले लिया गया। अब जब वापस ले लिया गया तो फिर भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि भारतीयों को लगता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, नस्लीय भेदभाव हो रहा है। नस्लीय भेदभाव वो होता है जो कि जैसे कि मान लो किसी और कंट्री से कोई आ जाए, हमारे यहाँ पर मान लो कोई चाइना से आ जाए तो आप उसके साथ जैसे अलग व्यवहार करेंगे, उसको कुछ राइट्स नहीं देंगे आप जैसे कि आप अपने लोगों को देते हो। तो वो क्या कर रहे हो, आप नस्लीय भेदभाव कर रहे हो।
तो इसी तरह से भारतीयों को भी लगा, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि अंग्रेज जो अपराध हैं उनका अंग्रेज जज ही फैसला करेंगे, तो एक तरह से तुम भारतीयों के साथ क्या कर रहे हो, नस्लीय जो भेदभाव है वो कर रहे हो। तो इसी वजह से देखो ये फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय रवैये पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का गठन किसके विचार से किया गया था? द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज फॉर्म विद द आइडिया ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मानवीय सह अस्तित्व के लिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाना। देखो जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस तरह की थी कि देखो ये टाइम था वो जब वर्ल्ड वार चल रहा था, और वर्ल्ड वार के टाइम पर क्या था कि दो मेजर पावर्स थी, जो कि एक तरह से हम कहेंगे सबसे बड़ी जो पावर होती थी उस टाइम पर वो दो पावर थी, यूएसए थी और यूएसएसआर, जो कि नाम यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे बाइपोलर पावर्स थी ये। तो पूरा जो वर्ल्ड था एक तरह से बाइपोलर था। बाइपोलर मतलब वही द्विध्रुवीय जिसे हम कहते हैं, मतलब कि दो पहलू थे, एक तरह से उसके दो शक्तियां थी, दो शक्तियों में बटा हुआ था जो वर्ल्ड था पूरा, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता करने के लिए ये एक तरह से इस गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का गठन किया गया। अगर हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे कंट्री के लिए इस नीति का क्या रोल था, तो भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक द्विध्रुवीय दुनिया के सैन्य मामलों में गैर भागीदारी की नीति के रूप में शुरू हुई। एक तरह से ये जो था कंसेप्ट नॉन अलाइनमेंट का हमारे लिए क्या था कि जो दुनिया में, क्योंकि उस टाइम पर वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर क्या था, सैन्य मामलों में भागीदारी ना करना एक तरह से हमारे लिए क्या था, ये गुटनिरपेक्षता की अवधारणा थी हमारे लिए। तो उपनिवेशवाद के संदर्भ में शांति और सुरक्षा की दिशा में बहुध्रुवीय भागीदारी के माध्यम से अधिकतम भागीदारी के उद्देश्य से था ये। तो मतलब जब ये एक तरह से जब वॉर खत्म हो गया था तो फिर यूएसए की जो पावर है वो ही रह गई, और जो यूएसएसआर था वो अलग अलग शक्तियों में बट गया था। तो एक तरह से जो शक्तियां हो गई फिर मल्टीपोलर हो गई। देखो पहले तो था बाइपोलर, यानी कि जो पूरी जो दुनिया थी वो पहले दो भागों में बटी थी, दो शक्तियों में बटी हुई थी, जैसे यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन फिर ये शक्ति जो है ख़त्म हो गई, फिर बस यूएसए की ही पावर बची। लेकिन यूएसए की जो पावर थी वो एक बड़ी शक्ति थी। आज भी अगर हम देखें तो यूएसए एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है आज भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो बाकी जो कंट्रीज़ की जो पावर थी, जैसे इंडिया की पावर, चाइना की भी पावर थी अपनी, और जैसे रसिया, तो इन सब की जो पावर थी वो एक तरह से मल्टीपोलर कहलाई। पहले तो क्या था, बाइपोलर था, यानी दो शक्तियों में बटा हुआ था पूरा वर्ल्ड। फिर यूएसए के अंडर में आ गया, और जो बाकी जो कंट्रीज़ थी उनकी जो पावर थी वो मल्टीपोलर कहलाई एक तरह से। मतलब ये मल्टीपोलर हो गया। फिर मतलब कि हम कह सकते हैं बाइपोलर नहीं रह करके वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और अक्सर पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में इसका क्वेश्चन, बाकी एग्जाम्स में भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश, यानी एमपी से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। जो बाकी के स्टेट्स हैं उनसे होकर ये नहीं गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा को देखें तो ये किन किन स्टेट्स से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो देखो यहाँ से होकर के ये गुजरती है, और स्टेट्स जो ये कवर करती है, ये पहले तो गुजरात आ जाता है, फिर राजस्थान है, राजस्थान में काफ़ी कम एरिया ये कवर करती है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका आ जाता है क्या, फिर आ जाता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो इनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं ये हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही रहेगी।
तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सही है और तीसरी जो है वो गलत है। अब देख लेते हैं क्यों ये सही है और तीसरी गलत क्यों है। देखो पृथ्वी 365 और 1/4 हम कहें तो इतने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी 365 दिन और इसके अलावा 1/4 डे, 1/4 यानी कि 6 घंटे, क्योंकि 24 घंटे होते हैं पूरे एक दिन में। तो अगर चौथाई भाग हमें दिन का देखें तो 6 घंटे हो जाएंगे। और ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। 365 दिन का हम मानते हैं एक साल को और 6 घंटे सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं। फिर ये 6 घंटों का एक दिन बन जाता है, 4 साल में मिलकर के एक दिन बन जाता है, जो कि हम फरवरी में जोड़ते हैं। और फरवरी फिर 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, तो यहाँ पर एक तरह से रिवर्स कर दिया है इसको और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है, तो थोड़ा सा चेंज किया गया कंफ्यूज करने के लिए बस। तो इसीलिए पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी को समान अनुदैर्घ्य विस्तार के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र देशांतर के कितने डिग्री को कवर करेगा। तो इफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ इक्वल longitudinal expansion then each zone would cover how many degrees of longitude। तो देखो बेसिकली जो अनुदैर्घ्य विस्तार आप देख रहे हैं ना, तो ये देखो हिंदी में थोड़े से इसकी जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। बेसिकली हमसे पूछा गया है जो देशांतरी विस्तार होता है ये वाला, आप जानते ही हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाती हैं ये वाली, जो इस तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची है पृथ्वी पर। अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का, उनको आप सबसे पहले समझें। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि उनको सबसे पहले समझें, जब भी आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि इसी पर बेस्ड हैं। तो अब देखो बात क्या आती है कि 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी कि जो इस तरह के जो देशांतर लाइनें हैं ये, इनके बीच का जो गैप आप देख रहे हैं ना, यही है देशांतर विस्तार। तो यही है देशांतर विस्तार। तो इस तरह के जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह के टोटल मिलाकर के 24 समय क्षेत्रों में पृथ्वी को बांटा गया है। अब हमसे पूछा है कि ये 24 तो हमने बना दिए देशांतर विस्तार, तो मतलब 24 समय क्षेत्र तो हमने बना दिए। अब ये जो एक समय क्षेत्र है पूरा, ये कितने डिग्री को कवर करता है, कितने डिग्री ये माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जो है अगर हम इसका इक्वल टू निकालें टाइम से, यानी मिनट में अगर हम इसको निकालें, तो हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, जो पृथ्वी का 360 डिग्री है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। 360 डिग्री है पृथ्वी, 360 डिग्री जो है, तो कोई भी गोल चीज़ कैसी होती है, 360 डिग्री की होती है। मान लो किसी गेंद को ले लो, उसका जो पूरा जो उसकी चौड़ाई होगी वो कितने डिग्री मानते हैं हम, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है और वो पूरा एक चक्कर पृथ्वी कितने टाइम में पूरा करती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 15 डिग्री। देखो 15 डिग्री ऐसे आया, 15 डिग्री तो आ गया, लेकिन ये 15 डिग्री कितने इक्वल है, ये है 1 घंटे के इक्वल है। ये 24 घंटे से हमने डिवाइड किया था ना, तो 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो अगर हम इस 15 डिग्री की बात करें तो ये 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। और ऐसे आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है, तो टाइम की कैलकुलेशन मैंने डिटेल में आपको उस चैप्टर में कराई हुई है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में, उसमें बेहतर समझ पाएंगे। क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो उसमें अगर आप देख लें तो बेहतर रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से बने हुए हैं टाइम जोन्स, और ये आपके टोटल 24 है इनकी संख्या। यहाँ से आप देख पाएंगे 24 कैसे है, देखो यहाँ से +1 से पूरे आपके 12 हो गए हैं यहाँ तक, और अगर इधर से देखें तो ये भी पूरे 12 हो जाते हैं। ये 0 को मिला करके 12 हो गए ना, तो 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्षेत्रों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा भारत तक व्यवस्थित करें। अरेंज दीज रीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इंडिया। देखो इसमें आप कैसे करेंगे इसको, अभी पहले हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमसे डायरेक्शन देखो पूछा है, पहले तो डायरेक्शन हमें बताया गया इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है।
मैंने आपको डायरेक्शंस पढ़ाई हुई हैं मैपिंग वाले में, और ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा ये, मे बी 4th चैप्टर में होगा, क्लास 6 के 4th चैप्टर में। तो वहाँ पर आप अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ लेना डायरेक्शन का। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शंस अगर हम देखते हैं तो कैसे होती हैं ये डायरेक्शंस। ये तो हमारी मुख्य डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन इनके जो बीच की डायरेक्शंस होती हैं ये बाकी की डायरेक्शंस हमारे बताती हैं। तो हमें पूछा गया कौन सा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगा ये, उत्तर और पश्चिम को मिला करके, और दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये, दक्षिण और पूर्व को मिला करके, यानी कि बीच का, इनके दोनों दिशाओं के बीच का हिस्सा। तो डिटेल में आप उसमें समझ लेना, उस चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें इधर से इधर जाना है, ऐसे इनको अरेंज करना है। जो 5 ये हमें जो चीज़ें दी गई हैं इनको इस तरह से अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर अगर 3 आप देखें तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा ये CABDE। तो यानी कि सबसे पहले आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल इधर पड़ेगा ये। और फिर आएगा क्या, अरावली रेंज आ जाएगा। उसके बाद आएगा क्या, विंध्य रेंज। विंध्य रेंज के बाद आएगा दक्कन का पठार, फिर आ जाएगा पूर्वी घाट। अब देखो इसको मैप में देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थार डेजर्ट जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है। इसके बाद दी हुई है अरावली, अरावली के बाद विंध्यास, विंध्यास के बाद डेक्कन प्लेटो, और फिर ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ से हो गया ना हमारा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के घटकों के संदर्भ में विषम का पता लगाएं। फाइंड द ऑड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। देखो मैप के घटक मैंने आपको बताए थे, कंपोनेंट्स ऑफ मैप हैं क्या, जिनसे मैप मिलकर के बना है। बेसिकली जो चीज़ें मेन होती हैं मैप पर, तो वही है हमारे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्केल, स्केल मैप का कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये हमारा इनमें से ही किसी में आता है, दिशा में आता है ये, या फिर हम डिस्टेंस मापने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, सॉरी डिस्टेंस मापने के लिए। तो ये कंपोनेंट नहीं है एक तरह से मैप का। तो हमारे जो कंपोनेंट है मैप के वो हैं 3, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। मतलब ये 3 कंपोनेंट्स होने ही होने चाहिए मैप में, तभी हम मैप को अच्छे से समझ पाते हैं। तो डिस्टेंस से देखो हमें पता चलता है कि किसी स्थान की दूरी कितनी है। जैसे मान लो दिल्ली से हमें मुंबई की दूरी पता करनी है, तो डिस्टेंस हमें पता होना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिल्ली के पास हम मुंबई को बना देंगे। तो डिस्टेंस एक जो है डिस्टेंस पर्टिकुलर रहेगा मुंबई और दिल्ली के बीच, मैप की ये खासियत होती है। और वैसे ही डायरेक्शन का भी है, डायरेक्शन भी हमें पता होगा, मतलब डायरेक्शन भी हम जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो ही रखेंगे। तो जैसे दिल्ली के ये कौन से भाग में पड़ता है, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता है मुंबई दिल्ली के। इस तरह से डायरेक्शन के सहारे हम क्या पता लगाते हैं, एक तरह से लोकेशन पता लगाते हैं किसी भी स्थान की। इसके अलावा सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स से मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मैप पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम नदियों को दर्शा सकते हैं, पहाड़ों को दर्शा सकते हैं, हम एक ही मैप में सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। वैसे तो हम नदी पूरी नहीं बना सकते, लेकिन सिंबल्स के थ्रू हम नदी को दिखा सकते हैं। कलर का यूज़ कर लेते हैं, उसमें ब्लू कलर का नदी के लिए, पर्वतों के लिए ब्राउन कलर का हम यूज़ कर लेते हैं, पठारों के लिए येलो कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सिंबल्स का यूज़ करके मैप को मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं एक तरह से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये होती हैं मैप के कंपोनेंट्स, और स्केल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है और पहली बौछार के तुरंत बाद या मानसून पूर्व अवधि के दौरान जब तक काम करना मुश्किल होता है। मतलब इसमें काम करना मुश्किल हो जाता है एक तरह से, जो बारिश पड़ती है ना तो ये चिपचिपी हो जाती है। अगर आप इसमें चलेंगे तो फिसलेंगे, चल नहीं पाएंगे अच्छे तरह से इसमें। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है, ये हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो काली मिट्टी बेसिकली पहले तो अगर इसको देखो पानी ना मिले तो ये बहुत सख्त हो जाती है, सूख जाती है, दरारें पड़ जाती है इसमें बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हो जाती है सूखे की पिक्चर ली हुई है, जहाँ पर सूखा पड़ रहा होगा, बारिश नहीं हुई। तो जब सूख जाती है तो कुछ इस तरह से मोटी मोटी दरारें इसमें पड़ जाती हैं। हो सकता है आगे ये आपको इसकी क्वालिटी दे दी जाए। तो इस तरह का कुछ सीन होता है। और जब बारिश पड़ जाती है तो ये बहुत चिकनी, मतलब एक तरह से तो क्या कहते हैं चिकनी सी हो जाती है, ये चिकनी मिट्टी भी कहते हैं इसको।
तो चिकनी हो जाती है, फिसलते हैं आप इस पर, अगर ये थोड़ी सी इसमें ये गीली रहती है तो इसकी और भी स्पेशलिटी दी हुई है, जैसे कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का निर्माण डेक्कन लावा के फैलने के कारण हुआ था। लावा वही जो निकलता है चट्टानों में से। तो लावा चट्टानें और जलवायु ऐसी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो लावा चट्टानें हैं उनसे ये बनती है। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 15% है, यानी कि पूरे भारत की बात करें तो 15% क्षेत्र पर ये मिलती है। और ये मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब ये कहा जाता है कि कपास इसी में ज़्यादा उगाई जाती है और इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं इसको, कॉटन सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। और अगर बात करें इसकी और फसलों की कि और कौन कौन सी फसल इसमें उगाई जाती हैं, तो काली मिट्टी कपास के लिए, गन्ने के लिए, तंबाकू, गेहूँ, बाजरा और तिलहन जैसी फसलों को उगाने के लिए आदर्श है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें एग्ज़ाम्स की। और शेयर मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोडोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।